Hi everyone, I'm Priyanka. Today we'll be discussing the B part of Unit 3 of spectroscopy. So, the first part we have finished, that was the microwave spectroscopy or the rotational spectroscopy, that was part A. And part B of this unit is electron spin resonance spectroscopy. This is also called as the ESR spectroscopy because of the initials, right? That is E, S, and R, right? Therefore, it is called as the ESR spectroscopy as well, right? But the original name is electron spin resonance spectroscopy, right? आपने NMR पढ़ा है, right? That is nuclear spin resonance spectroscopy. So this ESR is quite similar to that of the NMR, but यहाँ पे जो spin हो रहा है दैट इज़ द इलेक्ट्रॉन, और वहाँ पे जो स्पिन हो रहा था वो क्या था, हमारा पूरा न्यूक्लियाई था, राइट? सो देयर इज़ अ डिफरेंस. वहाँ पे न्यूक्लियस रेजोनेंस में जाता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो रेजोनेंस में जाता है. सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन दी ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी. सो विल स्टार्ट विथ द इंट्रोडक्शन ऑफ द ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी. Okay, so let us start with it. So ESR, that is the electron spin resonance, is a branch of an absorption spectroscopy. Okay, it is a branch of what? It is a branch of absorption spectroscopy. मतलब यहाँ पे जो हम स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे वो हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा रहेगा. जब भी हम कोई से रेडिएशंस को इन किसी मॉलिक्यूल पे पास करेंगे तो उसको एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा, और जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है वो हम एनालाइज करेंगे, उसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी. ठीक है? सो इन विच द रेडिएशंस हैविंग फ्रीक्वेंसी इन द माइक्रोवेव रीजन. ओके, सो ESR में जो रेडिएशंस यूज करते हैं हम, वो कहाँ के यूज करते हैं? दे आर ऑफ द माइक्रोवेव रीजन. इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, राइट? कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस? ऐसे एटम्स, आयन्स या मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो या फिर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, जिसको हम कहेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, राइट? सो दीज इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, दे इंड्यूस ट्रांजिशंस बिटवीन द मैग्नेटिक एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द अनपेयर्ड स्पिन्स. सो जो अनपेयर्ड स्पिन्स रहेंगे, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास प्रेजेंट रहेंगे, राइट, वो ये रिएक्शन या फिर ये जो प्रोसेस है ये हमको वो दिखाएंगे, राइट? सो वी विल हैव अ सिंगल इलेक्ट्रॉन विद दिस स्पिन और विद दिस स्पिन. ओके, सो इसको समझते हैं. इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस जो है ये एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है जिसमें हम माइक्रोवेव रेडिएशंस का यूज़ करेंगे. और कौन से न्यूक्लियाई हमको ESR दिखाएंगे? दे आर द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, और ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ये हमको अलग अलग मैग्नेटिक एनर्जी लेवल्स के बीच में ट्रांजिशंस दिखाएंगे. Okay, so the magnetic energy splitting is done by applying the static magnetic field. So यहाँ पे जो splitting हो रही है वो किसके presence में हो रही है? That is occurring in presence of the static magnetic field, है ना? जो magnetic field है वो static हम use करेंगे. The electron spin resonance phenomenon, it is shown by atoms having either odd number of electrons or ions having the partly filled inner electron shells. ठीक है? सो नाउ यहाँ पे हमने बताया कि कौन से मॉलिक्यूल्स, एटम्स या आयन्स हमको ESR दिखाएंगे. सो ऐसे एटम्स जिसके अंदर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या फिर ऐसे आयन्स जिनमें पार्टली फिल्ड इनर शेल, पार्टली मतलब आधे फील्ड जो इनर शेल्स रहेंगे वो. सो वहाँ पे हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा रहेंगे. ओके. Okay. The main interest of the electron spin resonance lies in the study of free radicals having unpaired electrons. So ESR के थ्रू हम सबसे ज़्यादा किसकी स्टडी करेंगे? We will be discussing or will be studying the free radicals जिसके अंदर unpaired electrons रहेंगे, वो हम mostly यहाँ पे पढ़ेंगे. अब हमको free radicals जो है वो कैसे मिलेंगे? How do you get the free radicals? So these electrons remain after the homolytic fission of a covalent bond. जब भी हम covalent बॉन्ड का होमोलिटिक फ्यूजन करते हैं, सो दो एटम के बीच में जो बॉन्ड रहता है, ये बॉन्ड जो है वो दो इलेक्ट्रॉन से बनता है, राइट? सो जब आप होमोलिटिक फ्यूजन करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इस वाले एटम के पास जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले एटम के पास जाएगा, मतलब दोनों भी एटम के पास एक एक डॉट इलेक्ट्रॉन बचेगा. एंड हेंस नाउ दैट आयन हैज एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट? सो
व्हाट इज इट, कैसे मिल रहा है हमको, जब भी हम होमोलिटिक फिजन करेंगे किसी भी कोवैलेंट बॉन्ड का, और होमोलिटिक फिजन कैसे करेंगे, बाय द इरेडिएशन ऑफ द अल्ट्रावायलेट लाइट और बाय द गामा रेडिएशन. ओके, नाउ द इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, दिस इज, इसके और भी कुछ कुछ नाम है. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस. ठीक है, पैरामैग्नेटिक क्यों, क्योंकि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस ही हमको ये दिखाते हैं. एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस, दैट इज EMR. वाई मैग्नेटिक, क्योंकि हम इसको स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में स्टडी करते हैं इसीलिए. ओके, सो द ESR और द इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज EPR, दैट इज द इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द EMR, दैट इज द इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस. Fine. So the electron spin resonance is another type of the magnetic resonance, है ना. That is also, NMR is also nuclear magnetic resonance, ESR is also magnetic resonance, and it is concerned with the magnetic behavior of the spinning electrons. So यहाँ पे magnetic behavior किसका पढ़ रहे हैं हम, spinning electrons का. वहाँ NMR में हम पढ़ रहे थे magnetic behavior of nuclei. Okay, spinning nuclei. ओके, सो यहाँ पे बता रहा है ये, द ESR स्पेक्ट्रम इट इज़ जस्ट लाइक NMR, रिजल्ट्स फ्रॉम द ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्पिन स्टेट टू अनदर स्पिन स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. वहाँ पे ESR जो है वो इलेक्ट्रॉन के स्पिन स्टेट में वेरी होता है, वहाँ पे न्यूक्लियाई के. Okay, here each spin state has its energy level and the transition occurs under the resonance condition in a magnetic field. Okay, but there is a difference between ESR and the NMR. How? ESR जो है it occurs in the radiations of microwave frequency, whereas NMR जो है वो कहाँ पे कर रहे थे हम, रेडियो वेव्स में, रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स में हम उनको स्टडी करते हैं. या NMR में न्यूक्लियाई का ट्रांजिशन होता है, ESR में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन जो है वो होता है. Okay, now ESR has limited applications. Why? Because it is observed only in the paramagnetic substances, है ना. हर एटम या हर मॉलिक्यूल के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन रहना ज़रूरी तो नहीं है, इसीलिए ये उसकी लिमिटेशन हो जाती है. Thus, the systems which can be investigated by ESR spectroscopy are either organic or inorganic free radicals. या तो वो फ्री रेडिकल्स रहेंगे या फिर ऐसे आयन्स रहेंगे जिसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रहें. सो यूजुअली ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं उनमें अनपेड D और F इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं. सो हम यूजुअली आयन्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स यहाँ पे स्टडी करते हैं. ओके, सो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रहें और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फ्री रेडिकल्स हम यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं. राइट, सो दिस इज एन इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी और EMR और EPR. Okay, now let us move towards the theory of this spectroscopy, that is the ESR spectroscopy. So in ESR, the energy levels are produced by the interaction of magnetic moment of an unpaired electrons in a molecule ion with an applied magnetic field. So यहाँ पे जो energy levels हमको मिल रहे हैं वो क्यों मिल रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो इलेक्ट्रॉन है और जो applied magnetic field है, राइट, जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है और जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों के बीच में इंटरैक्शन हो रहा है, उसके वजह से हमको अलग अलग एनर्जी लेवल्स मिलेंगे और उन एनर्जी लेवल्स में ट्रांजिशन होगा. Okay, so ESR spectrum results in due to the transitions between these energy levels. अब जैसे ही दोनों के बीच में इंटरैक्शन हुआ, सो क्या हो गए, एनर्जी लेवल्स जो है वो फॉर्म हो गए. अब जब आप यहाँ पे माइक्रोवेव रीजन की रेडिएशंस को पास करेंगे तब क्या होगा, वो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी को आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एब्जॉर्ब करेंगे और वो दूसरे एनर्जी लेवल पे ट्रांजिट होंगे. राइट, thus for an electron for a spin 1/2, तो इसके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो 2 होते हैं. दैट इज इट हैज़ द वैल्यूज ऑफ ms इज इक्वल्स टू +-1/2. Okay, so here for an electron with spin for an electron of spin 1/2, magnetic quantum number ms जो है that is what, that is +-1/2. So what happens जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ओके, इन दी एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये जो दो वैल्यूज़ हैं ms के, दैट इज +1/2 एंड -1/2, दे विल गिव राइज टू अ डबली डीजेनरेट एनर्जी स्टेट. ओके, डीजेनरेट मतलब इक्वल एनर्जी. ओके, तो वहाँ पे जब भी आप स्पेक्ट्रा लेंगे इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको दोनों एनर्जी लेवल्स जो हैं वो डीजेनरेट मिलेंगे. देयर यू विल गेट डबली डीजेनरेट एनर्जी स्टेट, मतलब आपको ऐसा मिलेगा.
राइट लेकिन जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हो, ये जो डीजेनरेसी है, ये जो इक्वालिटी है एनर्जी स्टेट की, ये रिमूव हो जाएगी, राइट और जैसे ही ये रिमूव हो जाएगी वैसे ही हमको दो अलग अलग एनर्जी लेवल्स जो हैं वो मिलेंगे। एक की एनर्जी कम रहेगी, दूसरे की एनर्जी जो है वो ज़्यादा रहेगी। सो ये वाला जो पोर्शन है दिस इज़ इन एब्सेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और ये वाला जो है दिस इज़ इन प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। नाउ दीज आर कॉल्ड एज द डीजनरेट एनर्जी लेवल्स, और इसको हम कहते हैं नॉन डीजनरेट। वाई? बिकॉज दे आर अनइक्वल, इसीलिए नॉन डीजनरेट एनर्जी लेवल्स। ओके, नाउ द लोअर एनर्जी स्टेट, the lower energy state will have the spin magnetic moment aligned with the field। मतलब जिस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड रहेगी उसी डायरेक्शन में लोअर एनर्जी लेवल की जो स्पिन स्टेट रहेगी वो भी उसी तरफ रहेगी। सो दैट करस्पॉन्ड्स टू द क्वांटम नंबर ऑफ ms इज इक्वल्स टू 1/2। मतलब जो लोअर एनर्जी रहेगी उसमें ms की वैल्यू रहेगी -1/2। ऑन द अदर हैंड द हायर एनर्जी स्टेट विल हैव द वैल्यू ऑफ +1/2 एंड इट विल बी अपोज्ड टू द फील्ड। ये जो -1/2 है वो फील्ड के डायरेक्शन में है, और जो +1/2 है वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है। दीज टू स्टेट्स विल पॉसेस एनर्जीज दैट आर स्प्लिट अप फ्रॉम द ओरिजिनल स्टेट। जो ओरिजिनल स्टेट है अपना डबली डीजनरेट, उससे ये स्प्लिट हुआ तो दोनों के बीच में कुछ तो एनर्जी भी रहेगी, ठीक है। सो दैट इज व्हाट, दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्लस म्यू ई एच एंड माइनस म्यू ई एच फॉर द लोअर एनर्जी एंड द हायर एनर्जी रिस्पेक्टिवली। सो लोअर एनर्जी के लिए प्लस म्यू ई एच है और हायर एनर्जी के लिए माइनस म्यू ई एच जो है उसकी एनर्जी रहेगी। सो व्हाट इज एच हियर? एच हियर इज नथिंग बट द मैग्नेटिक फील्ड जो हमने अप्लाई करी है, ठीक है। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड विच इज एक्टिंग ऑन द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एंड म्यू ई जो है ये क्या है? दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे स्पिन हो रहे हैं उसका ये मैग्नेटिक मोमेंट है। नाउ इन ESR अ ट्रांजिशन बिटवीन टू डिफरेंट एनर्जी लेवल्स टेक्स प्लेस बाय एब्जॉर्बिंग अ क्वांटम ऑफ रेडिएशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी इन द माइक्रोवेव रीजन, है ना। जो ट्रांजिशन हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो माइक्रोवेव रीजन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इसीलिए। नाउ लेट अस सी हाउ इट लुक्स लाइक। सो नाउ सी, when there is no field, in absence of the magnetic field, you can see here two energy levels. So these are what? These are the degenerate energy levels. But जैसे ही आप magnetic field जो है वो अप्लाई करेंगे, ठीक है, as soon as you apply the H, that is the magnetic field, what will happen? You will get ये जो doubly degenerate है this will split into two energy levels। एक को रहेगा +1/2 और दूसरे को रहेगा -1/2। हमने अभी देखा नीचे वाला जो है लोअर एनर्जी है that will have the -1/2 and it will be aligned in the direction of the magnetic field. So -1/2 का spin भी downwards होता है, इसीलिए it is aligned in this direction. Okay, this is the spin of the ms इज इक्वल्स टू -1/2। और दूसरा जो एनर्जी लेवल मिला हमको दैट इज ms इज इक्वल्स टू +1/2, उसका स्पिन अपवर्ड्स है एंड दिस इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द h। ओके, सो दिस इज व्हाट, दिस इज व्हेन द फील्ड इज ऑन एंड दिस इज व्हेन द फील्ड इज ऑफ। जब फील्ड ऑफ रहता है तब आपको डबली डीजनरेट एनर्जी लेवल मिलेंगे, और जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की ये दोनों एनर्जी लेवल जो है वो स्प्लिट हो जाएंगे दो अलग अलग एनर्जी लेवल्स में, और इसके बीच में एक एनर्जी गैप रहेगा। ये इक्वेशन हम अभी देखते हैं। ओके, so now thus ESR spectrum of a free electron would consist of a single peak। ठीक है, अब यहाँ क्या हो रहा है, दो एनर्जी लेवल के बीच में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है और ट्रांजिशन हो रहा है। क्योंकि ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन का हो रहा है इसीलिए यहाँ पे जो हमको लाइन मिलेगी वो हमको मिलेगी सिंगल लाइन। ओके, सो हियर वी विल गेट अ सिंगल पीक हमको मिलेगा करस्पॉन्डिंग टू अ ट्रांजिशन। एक ट्रांजिशन होगा तो एक पीक, दो ट्रांजिशन होंगे तो दो पीक मिलेंगे। ठीक है, बिटवीन दीज एनर्जी लेवल्स व्हेन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन होल्ड्स गुड। ठीक है, सो हियर नाउ वी विल हैव 2 mu EH इज इक्वल्स टू h न्यू। वाई 2 mu EH? क्योंकि वी हैव टू डिफरेंट एनर्जी लेवल्स देयर, है ना, +1/2 एंड -1/2। सो ये जो भी उनका एनर्जी गैप रहेगा वो कितना रहेगा? दिस विल बी दी एनर्जी। कौन सी एनर्जी है ये? दिस इज दी माइक्रोवेव एनर्जी। ओके, सो हियर म्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एब्जॉर्ब्ड रेडिएशंस इन साइकिल पर सेकेंड।
Okay. Now, as this relation holds good for the free electron, the energy that is delta E है ना, हमारे पास हमने अभी देखा वी हैड टू एनर्जी लेवल्स, दीज आर स्प्लिटिंग है ना, इसकी एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल है, इसकी एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल है, तो इन दोनों के बीच का गैप दैट इज नथिंग बट डेल्टा E जो है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, सो दिस द एनर्जी ऑफ द ट्रांजिशन इज मोर एक्यूरेटली गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा E इज इक्वल्स टू एच न्यू दैट इज इक्वल्स टू G बीटा H. ओके, सो यहाँ पे आप इस डायग्राम में भी आपने देखा होगा वी हैव G this beta beta is also called as mu in some books and this B जो है this is nothing but the H. ओके, किसी बुक्स में आपको B जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट दिखेगा और किसी बुक्स में आपको H जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो दिखेगा. ओके, सो नाउ हियर वी नो H इज नथिंग बट द प्लैंक्स कांस्टेंट. ठीक है, न्यू हमने अभी देखा दैट इज द फ्रीक्वेंसी. नाउ हियर कैपिटल H जो है वो क्या है, दैट इज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. इसी को कुछ कुछ बुक्स में बी भी बोला गया है. एंड बीटा जो है वो क्या है, बीटा जो है दिस इज द बोर्स मैग्नेटॉन. ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज द बोर्स मैग्नेटॉन. दिस मैग्नेट शुड नॉट बी हियर. ओके, सो बीटा जो है यहाँ पे बोर्स मैग्नेटॉन है. सो बोर्स मैग्नेटॉन दिस इज द फैक्टर फॉर कन्वर्टिंग द एंगुलर मोमेंटम इनटू द मैग्नेटिक मोमेंटम. ओके, जो एंगुलर मोमेंटम रहेगा उसको मैग्नेटिक मोमेंटम में कन्वर्ट करने के लिए हमको ये बीटा जो है वो लगेगा. सो लेट अस सी द इक्वेशन ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू EH अपॉन 4πmc. ओके, इसको कैलकुलेट किए तो हमको मिलता है दैट इज इक्वल्स टू 0.9723 इंटू 10⁻⁻20 अर्ग पर गॉस. सो यहाँ पे E क्या है, E इज नथिंग बट दी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, H हमको पता है दैट इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, M इज नथिंग बट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड C इज नथिंग बट द मास ऑफ लाइट. तो सारे ही कांस्टेंट वैल्यूज हैं, सबकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमको ये वाली वैल्यू जो है वो मिलेगी. ओके, नाउ दिस G जो है वो क्या है, G जो है यहाँ पे दिस इज नथिंग बट द प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर विच इज द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एनवायरनमेंट. इसी को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्प्लिटिंग फैक्टर या फिर इट इज कॉल्ड एज द लैंडेज स्प्लिटिंग फैक्टर. लैंडेज स्प्लिटिंग फैक्टर जो है ये ज़्यादा पॉपुलर है एज कम्पेयर टू स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्प्लिटिंग फैक्टर. सो the energy gap between the two splitted energy levels is G beta H. बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन है, आपको इसको याद रखना है. सो यहाँ पे बीटा इज द बोर मैग्नेटॉन, H इज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एंड G इज द लैंडेज स्प्लिटिंग फैक्टर. ओके, अब ये जो वैल्यू है G की, ठीक है, दिस इज नॉट यूजुअली कॉन्स्टेंट. वाई? बिकॉज इट इज अ टेंसर क्वांटिटी. ओके, नाउ किसी भी फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए इसकी वैल्यू फिक्स्ड रहती है दैट इज यूजुअली 2.0023 बट दिस वैल्यू इज स्लाइटली मॉडिफाइड फॉर इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल्स. ओके, अगर किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी वैल्यू थोड़ी सी वैरी करती है. वर्चुअली ऑल फ्री रेडिकल्स एंड सम आयोनिक क्रिस्टल्स हैव ऑलमोस्ट सेम वैल्यू ऑफ G फॉर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स बट दिस वैल्यू इज मॉडिफाइड बाय इतना, उसमें थोड़ा सा चेंज होता है, ±0.003 का चेंज होगा, उससे ज़्यादा का चेंज नहीं होता है. ओके, नाउ व्हाई इज दिस हैपनिंग, दिस इज हैपनिंग व्हाई बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स जो हैं फ्री रेडिकल्स में, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे वेरी मच बिहेव एज द इलेक्ट्रॉन इन द फ्री स्पेस. जैसे फ्री स्पेस में इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर होता है वैसा ही फ्री रेडिकल के इलेक्ट्रॉन का भी बिहेवियर होता है. इसीलिए उनमें बहुत ही माइन्यूट चेंज होता है दैट इज ±0.003. इट इज़ अ वेरी स्मॉल चेंज. ओके, अब ये जो वैल्यू ऑफ G है दिस डिपेंड्स अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल, राइट. जो आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, इनका क्या ओरिएंटेशन है. सो द वैल्यू ऑफ G डिपेंड्स अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विथ रिस्पेक्ट टू दी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, है ना. इन दोनों का क्या ओरिएंटेशन है. सो ओरिएंटेशन क्या हो सकता है, या तो वो उससे पैरेलल हो सकता है या फिर वो उसके परपेंडिकुलर हो सकता है, राइट. सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस. नाउ इन केस ऑफ अ गैस और अ सॉल्यूशन द मॉलिक्यूल्स हियर हैव फ्री मोशन, है ना. अगर आप गैस और सॉल्यूशन की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, इसीलिए उनका G का जो वैल्यू होता है वो यूजुअली एवरेज रहता है सारे ही डायरेक्शंस में. ओके, सो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में आपको अलग अलग वैल्यूज़ नहीं मिलेगी. लेकिन अगर हम क्रिस्टल्स की बात करेंगे तो क्रिस्टल्स में मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट फ्री.
है ना, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अब फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं, इसीलिए अब जो हमारे पास 3 एक्सेस हैं, राइट, उनमें इनकी वैल्यूज जो हैं वो अलग रहेंगी. सो लेट अस सी व्हाट इट सेज. हाउएवर इन केस ऑफ द पैरामैग्नेटिक आयंस or radical situated in a perfectly cubic crystal site, राइट, अगर आपका जो पैरामैग्नेटिक आयन या रेडिकल है वो परफेक्टली क्यूबिक क्रिस्टल साइट में अगर लोकेटेड है, सो द वैल्यू ऑफ G is not same in all the directions. That is, the value of G does not depend upon. Okay, so in this case what happens, the value of G is same in all the directions. क्यों ऐसा होता है? This is because the value of G does not depend upon the orientation of the crystal. ओके, सो वैल्यू ऑफ G जो है वो आपके क्रिस्टल का क्या ओरिएंटेशन है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है. Okay, but on the other hand, the value of G of a paramagnetic ion or radical situated in a crystal of low symmetry depends upon the orientation of the crystal. अगर आपके पास perfectly cubic crystal है तो उसमें G वैरी नहीं करेगा, लेकिन आपके पास symmetric crystal नहीं है, एक किसी low symmetry वाला अगर आपके पास crystal है तब G का वैल्यू जो है वो चेंज होगा. Okay, so now we know that the crystal has 3 axes, that is X, Y and Z. ओके, सो इसको G में डिनोट करते हैं. सो वी हैव GX, GY एंड GZ. ओके, आई होप these 2 points are very much clear to you. So when you have a perfectly cubic crystal site, वहाँ पे the value of G is same in all the directions. लेकिन आपके पास अगर कोई लो सिमेट्री वाला मॉलिक्यूल है, कोई लो सिमेट्री वाला क्रिस्टल है, सो वहाँ पे G की वैल्यू जो है वो वैरी होती है. ओके, सो लेट अस सी इन केस ऑफ अ टेट्रागोनल साइट. Okay, so cubic is perfectly it has a perfect symmetry. So tetragonal जो है थोड़ी low symmetry है as compared to the cubic crystal. Okay, so now in case of the tetragonal site, the value of Gx, Gy and Gz are equal and they are referred to as the G perpendicular. ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? दे आर रेफर्ड टू एज दी G परपेंडिकुलर. यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे GX, GY और GZ जो है वो कैसे हैं? इक्वल हैं, इसलिए हम इनको G परपेंडिकुलर कहते हैं एंड इट इज़ रिटन लाइक दिस. ओके, नाउ दिस वैल्यू इज जनरली अटेन्ड व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू Z एक्सिस. ठीक है, तो G परपेंडिकुलर कब रहेगा? जब आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर है. किससे परपेंडिकुलर है? Z एक्सिस से परपेंडिकुलर रहेगी, तभी हम उसको G परपेंडिकुलर कहेंगे. द वैल्यू ऑफ GZ इज ऑब्टेन्ड व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू Z एक्सिस. ठीक है, जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड Z एक्सिस को पैरेलल रहेगी तब आपको मिलेगा G पैरेलल. ओके, सो मैग्नेटिक मोमेंट जो है इफ इट इज पैरेलल टू Z एक्सिस इट इज कॉल्ड एज G पैरेलल एंड इफ इट इज परपेंडिकुलर टू Z एक्सिस इट इज कॉल्ड एज दी G परपेंडिकुलर. Okay, so now let us write the equation for this. Suppose theta is the angle between magnetic field and Z axis. Okay, suppose theta is the angle between magnetic field and Z axis, then the experimental value of G is defined by the following equation for the system possessing axial symmetry. So here we have G square is equals to G parallel square cos square theta, G perpendicular square sin square theta. Okay, so this is the equation for calculating the Landis splitting factor. So G square is equals to G parallel square cos square theta and G perpendicular square sin square theta. So this is the theory of the ESR spectroscopy. So यहाँ पे आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जब भी किसी एटम या मॉलिक्यूल में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, वो जो है वो मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करेगा और एनर्जी लेवल्स जो हैं वो फॉर्म करेगा. और जब भी माइक्रोवेव रीजन की रेडिएशंस जो हैं इस मॉलिक्यूल से पास होगी तब वो इसे एब्जॉर्ब करेंगे और वो अपना ट्रांजिशन जो है वो हमें दिखाएंगे. सो the two degenerate energy levels will split into two different energy levels in presence of the applied magnetic field, as with ms is equals to -1/2 जो नीचे रहेगा और ms is equals to +1/2 जो ऊपर हायर एनर्जी लेवल पे रहेगा. एंड द डिफरेंस बिटवीन और द एनर्जी गैप बिटवीन द टू स्प्लिटेड एनर्जी लेवल्स विल बी डेल्टा G is equals to G beta H, where G is the Landis splitting factor, beta is the Bohr magneton and H is the applied magnetic field. Okay, so this is about today's lecture. Thank you so much.